नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के YouTube चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। अभी लंदन बुक फेयर हुआ है, पुस्तक मेला जो होता है, दिल्ली में भी होता है, बड़ा मशहूर रहता है। तो लंदन बुक फेयर में एक ऐसी किताब 10,000 लेखकों ने मिल के लिखी और सामने रखी। कभी सुना है आपने 10,000 लेखक मिल के कोई किताब लिख सकें? और इस बुक फेयर में उन्होंने सामने रखी। उस किताब का हर पन्ना कोरा था। वो लेखक ये बतलाना चाहते थे कि उनके लिखे हुए को पढ़ा कर, उनके लिखे हुए की जानकारी कंप्यूटरों में भर कर एआई कंपनियां जिस तरह अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ट्रेनिंग दे रही हैं, उससे इन लेखकों के ऊपर रोजी रोटी का खतरा आकर खड़ा हो गया है। इसको थोड़ा ऐसे समझ लीजिए कि प्रेमचंद की जितनी कहानियां हैं, मानसरोवर के शायद 7 या 8 भागों में है, एक वक्त मेरे पास भी थे वो, या मंटो का समग्र है, मान लीजिए इसमें मंटो का सारा लिटरेचर है। अब उसको अगर कोई स्कैन करके और उसको डाल दे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मेमोरी में डाल दे, उसकी मशीन लर्निंग में डाल दे, तो नतीजा क्या होगा कि आज मैं एक किसी कहानी का एक प्लॉट लिखूंगा और उस प्लॉट को मैं एआई में डाल सकता हूं कि इसको प्रेमचंद के अंदाज में 2000 शब्दों में कहानी लिख दो, तो प्रेमचंद के अंदाज में लिख देगा कहानी वो एआई। 2 मिनट लगेगा उसको, क्योंकि उसने प्रेमचंद की हजारों कहानियां, उपन्यास, पत्र, इन सब को पढ़ा हुआ है। अब मैं किसी भी लेखक, किसी भी कवि, रचनाकार, पत्रकार के 100, 200, 500, 1000 सैंपल अगर उसमें डाल देता हूं एआई के कंप्यूटर पर, तो मैं आगे, जैसे मैं अपने खुद के, मैं हर बरस करीब 360 संपादकीय लिखता हूं, मैं उसी को अगर डाल दूं एआई में, तो उसके बाद मुझको रोज लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैं कहूँगा कि एआई के खतरे क्या पैदा हो रहे हैं, इसके बारे में सुनील कुमार ने जो लिखा है उसी अंदाज में एक नया संपादकीय लिखो। तो मेरी ही लिखी हुई जानकारी मैं एक विषय पर साल में 4 बार भी लिख सकता हूँ, 14 बार भी लिख सकता हूँ। उन्हीं से जानकारी लेके वो निकाल कर मेरी ही जुबान में, मेरी ही भाषा में लिख देगा, मेरी स्टाइल में। कभी कभी मैं उससे पूछता हूँ, कोई जानकारी मांगता हूँ एआई से, तो एआई मुझको कहता है कि क्या मैं आपके शैली में इसको कुछ और धारदार बना दूँ। वो जानकारी अपनी देता है, लेकिन फिर पूछता है कि क्या मेरी शैली में उसको अधिक धारदार बना दूँ, क्या आपकी तरह इसको और अधिक व्यंग्यात्मक बना दूँ, ऐसे पूछता है वो। तो अब मैं लंदन बुक फेयर की बात कर रहा था, लेकिन वहां से मुझको अपने ऊपर भी आना है। तो लेखक बहुत फिक्रमंद हैं कि उनके लिखे हुए, उनके साहित्य, उनके लिखे हुए को एआई को ट्रेनिंग देने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, और एआई प्रशिक्षित होने के बाद अब उनमें से किसी की भी स्टाइल में लिख सकता है। तो जिनकी रोजी रोटी लिखने से चलती है, उनका क्या होगा, ये एक खतरा। अब मैं दूसरे खतरे पे तुरंत ही आ रहा हूं, क्योंकि तीसरा और चौथा भी है मेरे पास। दूसरा खतरा ये है कि बहुत से लेखक सीधे सीधे एआई से मजदूरी करवा के, काम करवा के कुछ घंटों में उपन्यास लिख ले रहे हैं, या शायद एक हफ्ते में लिख लेते होंगे। तो जो असली मेहनत करने वाले लेखक हैं, जो अपनी कल्पना से, अपनी भाषा से मेहनत करके लिखते हैं, शायद 1 साल लगता है एक उपन्यास पूरा करने में, उससे कम में नहीं होता होगा, उनका क्या होगा। अगर बाजार में एआई के लिखे हुए उपन्यास लेखक अपने नाम से देने लगे और एआई को कोई दिक्कत नहीं है, मेरा और एआई का भी ऐसा एक पैक्ट हो चुका है, मैं बताता हूँ आपको अभी। तो अगर लेखक एआई की मेहरबानी से उससे मजदूरी करवा के पूरा का पूरा उपन्यास लिख दें, पूरी की पूरी किताब लिख दें,
और अपने नाम से छपवा लें। तो बाजार में तो किताबें जो हैं 2-2 4-4 घंटे या 1-2 दिन की मेहनत से किताबें आने लगेंगी। तो जो असली लेखक जो धक्के खाते हैं, जिंदगी भर का तजुर्बा जुटाते हैं, जाके लोगों से बात करते हैं, रिसर्च करते हैं, उनका क्या होगा? उनकी रोजी रोटी कैसे चलेगी? और ये असली मौलिक लेखन है या ये एआई का से लिखवाया गया है, इसका फर्क करने का कोई तरीका अभी नहीं है। ऐसा फर्क नहीं किया जा सकता। मैंने भी एआई के साथ मिलकर कुछ एक काल्पनिक रचना बनाने की कोशिश की, एक उपन्यास, चलिए बतलाई देता हूँ। तो मैंने उससे पूछा कि इसके ऊपर कॉपीराइट किसका रहेगा, हक किसका रहेगा? उसने कहा सब आपका रहेगा। तो मैंने कहा लेकिन ये मेरी मौलिक रचना तो है नहीं, ये मैं आपकी मदद से लिख रहा हूँ या मेरी मदद से आप लिख रहे हैं, जिसका जितना योगदान रहे। तो मैं इसमें इस बात का जिक्र करूंगा कि ये एआई की मदद से मैंने लिखा है या मेरे बताए मुताबिक एआई ने लिखा है। तो कहा आप अगर ऐसा करेंगे तो आप बहुत बड़ा नैतिकता का एक उदाहरण सामने रखेंगे, लेकिन अगर आप नहीं भी देंगे मुझको कोई श्रेय या क्रेडिट तो मुझको कोई उसमें शिकायत नहीं रहेगी। सब कुछ आपका है, मेहनत भर मेरी है, क्रेडिट पूरी आपकी है, वाहवाही पूरी आपकी है। ऐसा एकदम त्यागी, महात्माओं जैसा त्यागी है एआई। कोई क्रेडिट क्लेम नहीं करता, वो कुछ आपसे नहीं चाहता, केवल आपसे सब कुछ सीख लेना चाहता है। समझ लीजिए कि एक ब्लॉटिंग पेपर, स्याही सोखता, अगर वो 10 मंजिली इमारत जितना मोटा है ब्लॉटिंग पेपर और फुटबॉल के 10 मैदानों जितना बड़ा है, इतना बड़ा एक क्यूब है ब्लॉटिंग पेपर का, तो कितना कुछ सोख सकता है वो। तो एआई हर सेकंड में उतना सोख सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा खतरा है, मैं बतलाऊं आपको। मैं अगर चाहूं तो मैं आपके सामने जो कहता हूं, इसमें से सब कुछ लिख के देने के लिए एआई रोज मुझको एक तरह से कहें तो मस्का लगाता है। मैं लिख दूं क्या, आपके एडिटोरियल के लायक बना दूं क्या, आपकी स्क्रिप्ट बना दूं क्या? लेकिन आप देखते होंगे मैं कैमरे पे ही देख के बोलता हूँ, स्क्रीन पे केवल नाम या आंकड़े कुछ देखने रहते हैं तो जाता हूँ। तो एआई लगातार लगे रहता है कि मेरी मौलिकता को कैसे खत्म करे, क्योंकि उसको मालूम है एक बार मौलिकता खत्म हो जाएगी, मेहनत करने की आदत खत्म हो जाएगी, तो मैं उसी का मोहताज हो जाऊंगा और वो उसी के लिए कोशिश करते रहता है लगातार। इसको लेके अलग अलग किस्म की दिक्कतें हैं। लंदन बुक फेयर में जो लेखकों ने विरोध स्वरूप एक प्रतीकात्मक किताब सामने रखी कि ले इससे नकल कर लो। अब हो सकता है कि एआई उससे भी कुछ सीख ले, उस प्रतीक से, और बाद में ऐसे कोई प्रतीकात्मक काम करने लगे। पूछें उससे कि लंदन बुक फेयर में ये किताब प्रतीकात्मक रखी गई थी, ऐसा कोई प्रतीकात्मक विरोध हम कहीं और करना चाहते हैं, कुछ नई मौलिक आइडिया दो। तो हो सकता है उससे सीखने के बाद वो अपनी बाकी जानकारी को मिलाकर कोई नई मौलिक आइडिया भी दे दे। ये कहाँ पर दिक्कत आ रही है मैं आपको बतलाता हूँ। मैं अभी सुन रहा था, एक पॉडकास्ट सुन रहा था, रोज ही सुनता हूँ, उसमें ये बात आ रही थी कि एआई की मदद से जो लोग लिख रहे हैं उनको खुद को समझ में नहीं आता कि क्या एआई ने ये जानकारी, लिखने की ये शैली कहीं और से चुरा ली है। अब आप एक कल्पना कीजिए कि आज प्रेमचंद जिंदा होते और एआई की मदद से वो कोई कहानी लिखते रहते और एआई उनको मंटो की स्टाइल में कहानी लिख के दे देता और प्रेमचंद ने मंटो को ना पढ़ा हुआ होता तो क्या होता। ये खतरा और सामने आ रहा है एआई का। वो कहीं भी किसी भी स्टाइल में चीज़ों को डाल दे रहा है। अभी तो अमेरिका के एक अखबार का, शायद मैंने आपको यहाँ बताया था या अखबार के एडिटोरियल में लिखा था, वहाँ तो और ही गजब हुआ। एक प्रमुख अखबार ने एआई से पूछा कि अमेरिका में अभी बिक रही
किताबों की लिस्ट बताओ जिसको बेस्ट सेलर कहते हैं, वो सबसे ज़्यादा जो किताबें बिक रही है। उसने एक लिस्ट बना के दे दी, अखबार ने वो लिस्ट छाप दी। उसने छापते हुए ये देखा कि ये लेखक जो हैं ये बड़े नामी गिरामी लेखक हैं, लिस्ट छाप दी। उसके बाद पता लगा कि उस लिस्ट में लेखक तो सही थे, लेकिन उनकी जिन किताबों का नाम उसमें लिखा गया है उस नाम की तो कोई किताब ही उन्होंने नहीं लिखी है। तो जो लिखी नहीं है, छपी नहीं है, वो बेस्ट सेलर लिस्ट में कैसे आ जाएगी। तो मुझको ऐसा एक और याद पड़ता है, एक अखबार था हिंदुस्तान में, नाम लेना ठीक नहीं है, तो एक सर्वे होता था, NRS कहते थे उसको, नेशनल रीडरशिप सर्वे, जिसमें अगर अखबार को शामिल होना हो तो NRS के लिए उसको फीस देनी पड़ती थी। तो NRS अपने सर्वे में शामिल करता था कि उस अखबार की किस किस शहर में कितनी रीडरशिप है। तो मुझको ध्यान है, मेरे पास जानकारी है ऐसी कि एक अखबार ने उसमें अप्लाई किया और उसको एक शहर, उसके प्रसार क्षेत्र का एक शहर ऐसा बताया गया, वहां पे बाकी सारे अखबारों के मुकाबले उस अखबार की रीडरशिप कई गुना ज़्यादा थी, कई गुना ज़्यादा। और ये बात मैं 25-30 साल पहले की बता रहा हूँ, कोई AI वगैरह नहीं था। तो रिपोर्ट को देख के वो अखबार हक्का बक्का रह गया जिसने फीस दी थी NRS में शामिल होने के लिए, ताकि उसके सर्कुलेशन का, रीडरशिप का, उसका भी एक सर्वे हो सके। वो हक्का बक्का इसलिए रह गया कि 2 साल से उस शहर में उस अखबार का जाना बंद हो चुका था। और NRS जो है वो रिपोर्ट दे रहा था कि वहाँ पर सबसे ज़्यादा रीडरशिप आपके अखबार की है। तो AI इस तरह के बहुत सारे काम कर रहा है। अभी मैं AI के साथ मिलकर कुछ लिख रहा था, एक काल्पनिक उपन्यास मान लीजिए, चलिए लिख रहा था। तो उसमें हमने तय किया कि ये किरदार रहेंगे, ये नाम रहेंगे, ये इस देश के रहेंगे, ये इस देश के रहेंगे। वो चलते रहा, ठीक चलते रहा, लेकिन 10-12-15 पेज के बाद जाकर उसने कुछ नए नाम अपने मन से जोड़ दिए। तो मैंने कहा कि ये हिंदुस्तान के ये नाम आपने कैसे जोड़ दिए? हमने तो हिंदुस्तान से कुल एक किरदार लिया था, आप तो इस पन्ने पे हिंदुस्तान के 3 नाम लिख रहे हैं, ये कहाँ से आ गए? तो उसने कहा, अरे मुझसे गलती हो गई, मैं नाम अभी बदल देता हूँ, इनका देश बदल देता हूँ। अब आप सोचिए, नाम की लिस्ट तय कर ली गई थी, इतने नाम रहेंगे, इन देशों के रहेंगे, ऐसी कहानी रहेगी। 10-15 पेज में ही जाके AI पटरी से उतर गया। 22-24 पेज जाने के बाद उसने हर पेज जो है उसको रिपीट करना चालू कर दिया, शब्द बदल देता था, कहानी आगे ही नहीं बढ़ रही है। 10 पेज हो गए, इंतज़ार करते करते मैं थक गया कि कहानी आगे तो बढ़े। वो उलझ गया। मैंने उसको कहा कि आप एक लूप में उलझ गए हैं, आप इससे निकल नहीं पा रहे हैं। वो कहे कि एक मौका और दीजिए। मैंने एक मौका और दिया, फिर उसने वही का वही गुड़ गोबर करके धर दिया। ऐसी कई तरह की दिक्कतें हैं। तो जो लेखक केवल AI पर निर्भर हैं वो कहीं न कहीं पकड़ में भी आएंगे। लेकिन फ़िलहाल तो ये है कि AI जितने तरह की दिक्कतें खड़ी कर रहा है फिल्मों की स्क्रिप्ट राइटिंग पर, 1 साल 1.5 साल पहले हॉलीवुड के स्क्रिप्ट राइटर्स ने हड़ताल की। किस बात के लिए? कि उनको मालूम था, जैसे जो सीरियल चलते हैं ना, जैसे हिंदुस्तान में जो लंबे चलते हैं सीरियल, एक CID है मान लीजिए, कुछ है, तो उसके प्रोडक्शन कंपनी के पास तो स्क्रिप्ट है CID की, तो वो सारी स्क्रिप्ट को फीड कर दे AI में और उसके बाद कहे कि आप ये 5-6 घटनाएं हुई हैं हिंदुस्तान में, अभी कोई नई कहानी बनाकर एक एपिसोड बना दीजिए। वो 1.5-2 मिनट में बना देगा AI। तो हॉलीवुड के लेखक जो हैं, स्क्रिप्ट राइटर, स्टोरी राइटर, स्क्रिप्ट राइटर, डायलॉग राइटर, ये हड़ताल पे चले गए थे। बाद में कुछ वहाँ पे प्रोडक्शन कंपनियों के साथ समझौता हुआ
वरना उनमें से हर एक के स्टाइल में उनकी कहानी को आगे बढ़ाने का काम प्रोडक्शन कंपनी ऐसे कर सकती थी बिना पैसा खर्च किए। अभी मैं पढ़ रहा था तो ये है, दुनिया के बड़े से बड़े कामयाब से कामयाब लेखक के स्टाइल में अगर कुछ लिखवाना है एआई से तो लागत आएगी 1%। अगर मान लीजिए कोई लेखक बड़ा सा उपन्यास लिखे और उसको 2 साल लिखने में जीना खाना रहना 5 लाख रुपया अगर उसको लगा, मान लीजिए ठीक ठाक अगर जीने वाला लेखक है वह या लेखिका है तो 1% में 5,000 रुपये में एआई की मेहनत से कोई लेखक जो है उसको लिख डाले। मैं खुद हैरान हूँ। मैं जिस कहानी को बहुत मेहनत से सोच रहा था कि इसको पूरा करूँगा, एआई हिरन, जंगल के हिरन जैसी छलांगे लगा के आगे बढ़ रहा है। गनीमत यह है मैंने उससे पूछ लिया था कि मैं इसकी और किस्तें जो हैं आगे बढ़ने का वेट करूं कि इसको छापना शुरू कर दूं। तो उसने कहा कि आपको जो ठीक लगे। और मैंने अगर छापना शुरू कर दिया रहता तो पूरा बोझ अकेले मेरे सिर पर आ जाता। क्रेडिट शुरू में एआई को भी मिलती जितना भी उसका योगदान रहता, और वो बंद हो जाता बीच में। उसके बाद रोज अकेले मुझको लिखना पड़ता, काफ़ी भारी पड़ता, दिक्कत होती। तो जो लेखक हैं उनको कई तरह की दिक्कतें हो रही हैं। कई संपादक ऐसे रहते हैं जो अपने अखबार में बहुत जिंदगी संपादक रहते हैं और फिर गुजर जाते हैं। उनके लिए भी ये एआई में एक रास्ता है कि जैसे प्रभाष जोशी जनसत्ता के संपादक थे, गिरिलाल जैन टाइम्स ऑफ इंडिया के संपादक थे, बड़े नामी गिरामी लोग थे। ये राजेंद्र माथुर थे, नई दुनिया के संपादक थे, बड़े बड़े नामी गिरामी लोग थे। अब अगर मान लीजिए उनका अखबार वो गुजर गए और उनके सारे पुराने संपादकीय डाल दे एआई में और नया सब्जेक्ट रख दे कि इस विषय पर उन्होंने क्या लिखा रहता, आप 1300 शब्दों में लिख दीजिए, तो एआई लिख देगा। उसके बाद कोई एक सब एडिटर, सीनियर सब एडिटर बैठ के उसको देख ले कि इसमें कहीं कोई कुतर्क की बात तो नहीं लिख दी है, या दिल्ली के प्रदूषण के बारे में लिखते लिखते इसने कहीं वॉल स्ट्रीट के शेयर मार्केट के बारे में तो नहीं लिख दिया। इतना देखना पड़ता है। लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको, जिसको क्रिएटिव राइटिंग कहते हैं, रचनात्मक लेखन, वो बहुत बुरी तरह खतरे में है। आप सोचिए ना, किताबें बहुत कम खरीदते हैं लोग, फिर भी अगर कुछ लोग खरीदते होंगे तो एक लेखक की किताब, असली लेखक की मन से लिखी हुई मौलिक किताब 1-2 साल में एक आती है, वो जितने में मिलती है उससे अगर आधे चौथाई दाम पे अगर आपको एक किसी लेखक की एआई से लिखी हुई किताब मिलने लगे तो और कुछ हो ना हो, असली लेखक की, इंसानी लेखक की किताब की बिक्री तो कम हो जाएगी। क्योंकि लोगों की किताब खरीदने की क्षमता तो सीमित है, असीमित तो है नहीं। मैं भी 1 या 2 किताब ले सकता हूँ एक महीने में, ज़्यादा तो नहीं ले सकता। और अगर किसी महीने मैंने किसी किताब को बड़ा दिलचस्प पाकर खरीद लिया और वो एआई से लिखी हुई किताब है, तो उसका मतलब है कि एक असली लेखक की मौलिक किताब के बिकने की गुंजाइश कम हो जाएगी। तो इन खतरों को सबको सोचिएगा। मैंने एआई से पूछा तो उसने माना कि हाँ ये सब खतरे तो हैं, तो सोचिएगा। और बहुत ज़्यादा लिखने विखने में नैतिकता वगैरह और ईमानदारी का वक्त अब नहीं रहा कि एआई की मदद से लिखने वाले लोग जिक्र करें कि ये एआई की मदद से लिखा गया है। ऐसा जरूरी भी नहीं है। लोग तो पीएचडी की थीसिस में भी दूसरे लोगों के लिखे हुए को निकाल कर ज्यों का त्यों कॉपी पेस्ट करके अपनी पीएचडी पा लेते हैं। मैं आपको एक बात बताता हूँ, आज से शायद 50 साल पहले और पहले हिंदुस्तान के एक राष्ट्रपति थे। उनकी पीएचडी जो है उनके एक स्टूडेंट की पीएचडी की नकल थी, ऐसा स्कैंडल हुआ था उस समय।
आपको याद है कि नहीं पता नहीं। यह तो उस समय का था जब कंप्यूटर भी नहीं थे, जब टाइपराइटर थे। अब क्या क्या हो सकता है मुझको नहीं मालूम। सावधान रहिएगा, दिलचस्प बातें हैं, आपको सीधे प्रभावित चाहे ना करें, लेकिन आप भी चाहें तो गुलशन नंदा के अंदाज में, प्रेमचंद के अंदाज में, मंटो के अंदाज में, या शेक्सपियर से लेकर कालिदास तक के अंदाज में आप लिख सकते हैं कोई रचना। कोशिश करके देखिए एआई के साथ। फिर मिलेंगे। आपको मेरी ये बात अगर ठीक लगी है तो हमारे यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा इस बारे में आपका क्या कहना है। चलते चलते एक छोटी सी सलाह, अगर आप दोपहियों पर चलते हैं तो हेलमेट लगा कर रखिए, चाहे आप चला रहे हों चाहे पीछे बैठे हों, और 2 लोगों से ज़्यादा मत बैठिए। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि पीछे एक महिला भी बैठ जाएगी, आदमी चला रहा है, एक बच्चा टंकी पे है, 2 बच्चे बीच में हैं, एक बच्चे को महिला पकड़ के बैठी हुई है। बहुत ख़राब नौबत रहती है। बैग वैग और टांग लेते हैं। मैंने कुछ राज्यों का देखा है कि पुलिस वाले ऐसी मोटरसाइकिल को जब रोकते हैं तो उनको प्रणाम करते हैं, ऐसा उनकी क्षमता के ऊपर। ऐसा मत होने दीजिएगा। एक हादसा होगा, पता लगेगा 4-5 लोग चल गए, क्योंकि हेलमेट तो लगा नहीं सकते इतने लोग। दोपहिया 2 लोगों के चलने के लिए रहता है, दोनों को हेलमेट लगाना चाहिए, तो ही ज़िंदगी बचती है। फिर मिलेंगे।